बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं गाइडन के चैप्टर 56 की पार्टों की वीडियो को। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ये बात बता रहे हैं कि जो हमारी वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं उनमें आमतौर पे हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स लोअर ब्रेन एरियाज को मैसेजेस भेजता है या उनको एक्टिवेट करता है कि यार तुम फलानी मूवमेंट करवा दो। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स ने कॉर्ड से कह दिया या ब्रेन स्टेम से कह दिया। ब्रेन स्टेम में आपके पास आता है मिड ब्रेन, पॉन्स, मिडल ऑब्लिगोटा, ये सारा ब्रेन स्टेम कहलाता है। ठीक है, बेसल गैंग्लिया, सेरिबेलम, यानी कि दूसरे सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो इन एरियाज को कहता है कि यार तुम मूवमेंट करवा दो, और ये एरियाज पर आगे फर्दर मसल्स तक मैसेज पहुंचाते हैं जिसकी वजह से कोई ना कोई मूवमेंट होती है। ठीक है, लेकिन कुछ मूवमेंट्स ऐसी भी होती हैं जिनमें डायरेक्टली कॉर्टेक्स से ही न्यूरॉन्स पहुंच रहे होते हैं हमारे मूवमेंट करवाने के लिए। सही होगी बात। यानी अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है और स्पाइनल कॉर्ड में ये वो मोटर न्यूरॉन है जिसका आगे मैसेज जाएगा तो जो आपका मसल है वो कुछ ना कुछ मूवमेंट करेगा। तो आमतौर पे तो ये होता है कि जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ये सेरिबेलम को एक्टिवेट करता है, सेरिबेलम से मैसेज जाता है वो जाके इसको एक्टिवेट। कभी कभी ये भी होता है कि डायरेक्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स से निकलने वाला न्यूरॉन पूरी स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ इस मोटर न्यूरॉन तक पहुंचता है और यहाँ पर जाके मूवमेंट कॉज करवा देता है। सही होगी बात। तो ये बात है जो कि इन्होंने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कर ली। तो अब जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होगा जिसमें आपका जो कॉर्टेक्स है ये प्रॉपर्ली कनेक्टेड होता है हमारी बॉडी के मोटर सिस्टम के साथ। तो अब देखते हैं कॉर्टेक्स के क्या क्या रिलेशन होते हैं। सबसे पहले कॉर्टेक्स के फंक्शनल एरियाज को उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये हमारे पास ब्रेन का या आपके कॉर्टेक्स का एक लेटरल व्यू है, हम साइड से देख रहे हैं। ठीक है के बाद तो ये हमारे पास उसका एक लेटरल व्यू आ रहा है। लेटरल व्यू में यहाँ पे हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल सल्कस। याद रखिएगा ब्रेन में जो भी आपके पास सल्कस होती है उसका मतलब होता है डीप ग्रूव, और ये जो आपके पास उभरी हुई जगह होती है उनको हम कहते हैं गायराए या गायरस। ठीक है के बाद तो अब बेसिकली अगर मैं आपको एक जरा बेहतर डायग्राम दिखाऊं ब्रेन की, तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक ब्रेन की नेटवर्क की डायग्राम है। इसमें ये जो दरमियान में ये लाइन आ रही है ना, ये कहलाती है हमारे पास सेंट्रल सल्कस। सही होगी बात। अच्छा, अब अगर आपने ये देखना हो कि ब्रेन की एंटीरियर साइड कौन सी और पोस्टीरियर साइड कौन सी है, तो एक निशानी जरा ध्यान में रख लीजिएगा। टेम्पोरल लोब की चोंच जिस तरफ निकली हुई होती है ना, वो होती है हमारे पास एंटीरियर साइड। तो ये हो गई एंटीरियर साइड और ये हो गई पोस्टीरियर साइड जिसमें हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब होता है बैक साइड पे। सही के बाद ये सामने वाली साइड हो गई, ये पीछे वाली साइड हो गई। ये हमारे पास क्या हो गया, सेंट्रल सल्कस। अच्छा, अब सेंट्रल सल्कस के सामने जो गायराए है, मैंने आपको बताया था जो उभार होता है इसको गायराए कहते हैं, और ये जो आपके पास डीप जगह होती है, ग्रूव होती है, इसको हम सल्कस कहते हैं या फिशर कहते हैं। सही की बात। तो सेंट्रल सल्कस के सामने जो गायराए है इसको हम कहते हैं प्री सेंट्रल गायरस, और सेंट्रल फिशर के पीछे जो गायराए है इसको हम कहते हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस। ठीक है, पोस्ट को मतलब पीछे, प्री का मतलब आगे। तो ये हो गया हमारे पास पोस्ट सेंट्रल गायरस और ये हो गया हमारे पास प्री सेंट्रल गायरस। ये पूरा है तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही ना, जिसमें से सेरिब्रल कॉर्टेक्स का ये जो सेंट्रल गायरस, सेंट्रल सल्कस है ना, इससे आगे वाले सारे को हम कह रहे होते हैं फ्रंटल लोब। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेड वाला हमारे पास फ्रंटल लोब होता है, फिर ये हमारे पास बैक साइड पे ऑक्सीपिटल लोब आ रहा है। ठीक है, ये टेम्पोरल लोब आ रहा है और ये ब्लू वाला हमारे पास पैराइटल लोब आ रहा है। तो आप यूं भी कह सकते हैं कि ये जो प्री सेंट्रल गायरस है ये फ्रंटल लोब का हिस्सा होता है, फ्रंटल लोब की बिल्कुल बैक साइड होती है, और ये जो पोस्ट सेंट्रल गायरस है ये पैराइटल लोब का सबसे एंटीरियर पोर्शन है। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये जो पोस्ट सेंट्रल गायरस होता है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है सोमैटो सेंसरी इन्फॉर्मेशन के लिए, यानी हमारी बॉडी से सेंसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही होती है। ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला सेंटर है। सही हो के बाद हमारे कोई चुभन हुई है या कोई चीज़ जो हमारे पास ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचे ना, सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही है कॉर्टेक्स के पास, तो कॉर्टेक्स के पास जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है वो अल्टीमेटली इस जगह तक पहुंचती है। उसका ट्रैक होता है प्रॉपर, वो थैलेमस से होते हुए पहुंचती है, जैसे भी पहुंचती है वो डिटेल अभी हम नहीं पढ़ रहे, अभी सिर्फ कॉर्टेक्स के एरियाज को देख रहे हैं। तो एक चीज़ हमने देख ली कि पोस्ट सेंट्रल गायरस इज सोमैटो सेंसरी एरिया। ये वाली बात उन्होंने यहाँ बता दी है कि पोस्टीरियर टू सेंट्रल सर्कस इज द सोमैटो सेंसरी एरिया। ठीक हो गई बात। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये सेंट्रल सर्कस है, ये सेंट्रल सर्कस है पीछे वाला है, क्योंकि ब्रेन की ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड, क्योंकि आप देख सकते हैं चोंच यहाँ निकली हुई है। सही होगी बात। तो ये हमारे पास आ गया सेंट्रल सर्कस, ये हो गया क्या कहते हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस, और ये हो गया प्री सेंट्रल गायरस। ऑलराइट। अब ये जो आगे वाला एरिया है जिसपे आ गया प्री सेंट्रल गायरस और उससे आगे वाला एरिया, इस आगे वाले एरिया में मुख्तलिफ डिविजन्स हैं। ठीक हो के बाद एक बात हमें पता चल चुकी है कि सेंट्रल सर्कस से पीछे वाला एरिया सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए था और आगे वाला एरिया मोटर फंक्शन के लिए होता है। मोटर फंक्शन का मतलब है बॉडी को सिग्नल भेजना किसी ना किसी मूवमेंट करवाने के लिए। तो पीछे वाला एरिया बॉडी से सिग्नल रिसीव कर रहा है जिसको पता चलता है बॉडी में क्या हो रहा है, और आगे वाला एरिया बॉडी में सिग्नल भेजता है।
सही है की बात। अब देखते हैं ये जो आगे वाला एरिया इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, वो कौन कौन से पार्ट्स हैं। नंबर 1 हमारे पास आता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। ये जो बिल्कुल इसके सामने वाला पोर्शन है सेंटर, ये वाला पोर्शन, ये इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। सही के बाद अगर हम इसकी बाउंड्रीज की बात करें तो वो कहते हैं इट बिगिंस लेटरली इन द सिल्वियन फिशर। अच्छा, अब एक बात आपको समझनी है यहाँ पे यार, पहले तो बात ये देखो, ये जो आपके पास है ना लंबा सा, ठीक है, इसको हम कहते हैं लेटरल सर्कस या सिल्वियन फिशर। ये आप देखते हैं लेटरल सर्कस भी कह सकते हैं इसको, या सर्कस ऑफ सिल्वियस भी कह सकते हैं। सही हो गई बात। तो ये आ गया हमारे पास सिल्वियन फिशर, ये लो जी, सही हो गई बात। और ये आ गया हमारे पास सेंट्रल सर्कस। ऑलराइट, अब वो कह रहे हैं कि जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है वो स्टार्ट हो रहा है लेटरली। यार ये तो आप कहोगे यार सिल्वियन फिशर तो इसके इंफीरियरली है, इसको हम लेटरली क्यों करें। बेसिकली ये 2D डायग्राम है, आपने इसको इमेजिन करना है 3D में। ठीक है, के बाद मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, ये जैसे ये शो हुआ हुआ ना, तो ये मैंने शो कर दिया आपके पास ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सही के बाद ये ब्रेन का एक व्यू आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास सेंट्रल सर्कस, और ये क्या आ रहा है हमारे पास, ये लेटरल सर्कस। सही हो गई बात। और ये सामने आता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। अच्छा, अब अगर मैं यूं साइड से देख रहा हूँ ना, तो फिर तो मैं कहूँगा कि यार ये लेटरल सर्कस जो है ये इन्फीरियरली है, ठीक। लेकिन अगर आप समझें तो ये ब्रेन जो है वो कुछ इस तरह से जा रहा है, ये यूं कर्व हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये साइड से दिखाऊंगा तो साइड से आप कहेंगे कि यार अगर मैं कहूँ कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस तरफ को जा रहा है, तो आप कहेंगे कि जी ये लेटरली स्टार्ट हो रहा है और ये मीडियली जा रहा है। ये वाली साइड मीडियल साइड है हमारे पास, ठीक हो गई बात। तो ये लेटरल साइड से स्टार्ट हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता मीडियल साइड पे जा रहा है, यूं ये टर्न करता चला जा रहा है, ठीक हो गई बात। तो इस वाली बाउंड्री को मैं इंफीरियर बाउंड्री भी कह सकता हूँ और लेटरल बाउंड्री भी कह सकता हूँ। और जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं और मीडियल साइड पे जाते जा रहे हैं, तो मैं इसको मीडियल बाउंड्री भी कह सकता हूँ और इसको सुपीरियर बाउंड्री भी कह सकता हूँ। सही होगी बात। तो लॉजिक गाइटन भी कुछ इसी तरह कर रहा है। गाइटन पहले ये कह रहा है कि हमने सिल्वियन फिशर से स्टार्ट हो गए लेटरली, आप इसको लेटरल बाउंड्री भी कह सकते हो और इंफीरियर बाउंड्री भी कह सकते हो। सही हो गया। तो ये देखते हैं, इट बिगिंस लेटरली इन द सिल्वियन फिशर, स्प्रेड सुपीरियरली टू द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन। ये जी अब सुपीरियरली और मीडियली ट्रेवल करता चला जा रहा है अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन तक। ये सुपीरियरली और मीडियली ट्रेवल करते करते ब्रेन के अपर मोस्ट पोर्शन तक पहुंच गया और फिर इस ग्रूव के अंदर भी डिप कर जाएगा। सही होगी बात। जाकर ब्रेन का ग्रूव बनता है, इसके अंदर भी ये डिप कर जाएगा। तो ये वो आगे बात करते हैं, एंड देन डिप्स डीप इनटू द लॉन्गिट्यूडनल फिशर। ये लॉन्गिट्यूडनल फिशर वो होता है जो हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स के दरमियान में होता है ना, उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिशर। सही होगी बात। अच्छा जी, अब ये जो मैंने मॉडल, एक बेकार सा मॉडल बनाया था आपको समझाने के लिए, इसका क्रॉस सेक्शन, मतलब एक तो हम असल में सिर्फ ये वाला व्यू देख रहे होते हैं, इस वाले व्यू में क्या नजर आएगा वो चीज़ बताने के लिए मैंने ये मॉडल बनाया था। ठीक है, तो इस वाले व्यू की हम एक डायग्राम भी देख लेते हैं। ये देखिएगा, अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन करके इसको बैक साइड से देखें तो कुछ ये देखो इस तरह से बनता है आपका ब्रेन। सही होगी बात। तो ये हमारे पास आ रहा है लेटरल सर्कस। हम कहते हैं जी लेटरल सर्कस से वो स्टार्ट हुआ लेटरली, ठीक है, या आप इसको सिल्वियन फिशर भी कह सकते हो। तो सिल्वियन फिशर से स्टार्ट हुआ। अब ये देखो ना, अब आपको आइडिया हो रहा है, ये इसकी इंफीरियर बाउंड्री भी है और लेटरल बाउंड्री भी है। तो लेटरली यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ये सुपीरियरली ट्रेवल करता हुआ ब्रेन की टॉप तक पहुँच गया, फिर ब्रेन की टॉप तक पहुँचने के बाद ये डिप इनटू दिस एरिया। तो यानी कि ये सारा जो है ना, ये वाला ए ऐसे करके यहाँ तक ये बन गया हमारे पास प्री सेंट्रल सर्कस। हाँ, प्री सेंट्रल गायरा है। सही होगी बात। ये आपको देते हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये हमने देख लिया प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स क्या होता है। अब इस प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के मुख्तलिफ एरियाज, बॉडी के मुख्तलिफ एरियाज को कंट्रोल कर रहे हैं। यानी प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स का कोई एरिया होगा जो कि माउथ को कंट्रोल कर रहा है, कोई एरिया होगा जो कि टंग को कंट्रोल कर रहा है, कोई एरिया हैंड्स को, कोई एरिया फीट को। इस तरह से मुख्तलिफ एरिया मुख्तलिफ चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, जो एरियाज का अरेंजमेंट है ना, जिसको हम टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, वो हमारी बॉडी के उल्टा हुआ है। सही होगी बात। बॉडी में माउथ सबसे ऊपर होता है, ठीक। तो सेंटर, ये जो आपका प्री प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है, इसका सबसे नीचे वाला एरिया माउथ को कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर उससे ऊपर फेस को कंट्रोल करता है, सबसे उसके ऊपर हैंड को कंट्रोल करने वाला एरिया आता है, फिर उससे ऊपर आर्म को कंट्रोल करने वाला एरिया आता है, फिर उससे ऊपर ट्रंक को कंट्रोल करने वाला एरिया आता है। फिर अगर आप डीप चले जाए फिशर के अंदर, तो हमारे पास फीट को, लेग्स को कंट्रोल करने वाला एरिया आता है। यानी कि यहाँ पे आपके पास माउथ हो गया, फिर फेस को कंट्रोल करने वाला एरिया आ गया, हैंड को कंट्रोल करने वाला एरिया आ गया, आर्म को कंट्रोल करने वाला एरिया आ गया, ट्रंक को कंट्रोल करने वाला एरिया आ गया,
अगर अंदर जाके देखें फिर डीप लॉन्गिट्यूडनल फिशर के अंदर, तो यहाँ पे फीट कंट्रोल करने वाला एरिया आ गया, फिर अंदर जाके देखो लेग्स कंट्रोल करने वाला एरिया आ गया। सही होगी बात। तो ये हमारे पास पूरे इस प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में मुख्तलिफ एरियाज बने हुए हैं जो कि हमारी बॉडी के मुख्तलिफ जगहों को कंट्रोल करते हैं। ये तो हमने देख ली इसको टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ये हमें पता कैसे चला, ये हमने मैपिंग कैसे की, हमें कैसे पता चला कौन से एरिया किस जगह कंट्रोल कर रहा है? बस सीधी सी बात है, हम हल्का सा इस जगह पे करंट लगाते हैं, हमने देखा बाजू हिलता है, अच्छा तो ये जगह बाजू के लिए होगी। यहाँ पे हल्का सा करंट लगाते हैं तो देखा हैंड हिलते हैं, अच्छा तो ये जगह हैंड के लिए होगी। ठीक है, तो जिस जगह के लिए हम जो लगाते हैं वो हमें पता चलता है कि ये किसी ना किसी चीज़ को मूव कर रहा है। एक और चीज़ देखिएगा, हर जो न्यूरॉन है ना, मतलब यहाँ पे आपके पास ये पूरी जगह है, इस प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स का जो एक न्यूरॉन होता है वो किसी एक मसल को स्टिमुलेट नहीं करता बल्कि एक मूवमेंट को स्टिमुलेट करता है, और हर मूवमेंट एक से ज़्यादा मसल्स से कॉज हो रही है। तो ये बात आपको पता ही है। मतलब अगर ये फ्लेक्शन हो रही है तो इसका मतलब है फ्लेक्सर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और जो एक्सटेंसर्स हैं वो रिलैक्स कर रहे हैं। ऐसे ही है ना, तो एक से ज़्यादा मसल्स इन्वॉल्व होते हैं ना, हर मूवमेंट में एक से ज़्यादा मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो हर न्यूरॉन होता है ये एक मूवमेंट को कंट्रोल करता है, एक मसल को नहीं कंट्रोल करता। ठीक होगी बात। तो ये एक ग्रुप ऑफ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि एक मूवमेंट करवाई जा सके। यहाँ तो बात में समझ में आ गई। अब जितनी ज़्यादा मूवमेंट्स होंगी, मिसाल के तौर पे जी मेरी हैंड की बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स है, ऐसे एल्बो की तो 2-4 मूवमेंट्स ही होती है ना, लेकिन हैंड की बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स है। फिर उसी तरह ये देखो फिंगर्स की भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स है। इसका मतलब है फिंगर की मूवमेंट्स के लिए मेरे ब्रेन में बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स होने चाहिए। एल्बो की मूवमेंट के लिए बस 3-4 तरह के न्यूरॉन्स ही होंगे, क्योंकि एक न्यूरॉन एक मूवमेंट कंट्रोल कर सकता है और एल्बो की 3-4 मूवमेंट्स ही होती हैं। ये ऐसे कर लोगे, मतलब एल्बो की या यूँ कर लूँगा या यूँ कर लूँगा या एक्सटेंड कर लूँगा या फ्लेक्स कर लूँगा, यही मूवमेंट्स है ना बस। तो एल्बो के लिए तो बहुत थोड़े से न्यूरॉन्स चाहिए, अलबत्ता हैंड को कंट्रोल करने के लिए तो कितनी सारी मूवमेंट्स हैं, तो हैंड को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे न्यूरॉन्स चाहिए। सही है, तो यही बात वो कर रहे हैं। अब ये वो आपको वो वाला व्यू दिखा रहे हैं, क्रॉस सेक्शन वाला व्यू दिखा रहे हैं। ठीक होगी ना बात। यहाँ पे आपके पास सिल्वियन फिशर है और सिल्वियन फिशर से हम सुपीरियरली और मिडली ट्रेवल करते हैं, फिर ये आपके पास। अब ये देखते हैं ये वाला एरिया किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है जी, माउथ वगैरह कंट्रोल कर रहा है। ये वाला एरिया सारा आपके फेस को कंट्रोल करता है। इस सारे एरिया में वो न्यूरॉन्स जो कि फेस को कंट्रोल करते हैं, फिर इस सारे एरिया में वो न्यूरॉन्स जो कि आपके हैंड को कंट्रोल करते हैं। वो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स का एक बहुत बड़ा एरिया जो कि सिर्फ हैंड को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और फिर छोटा सा एरिया जो कि रिस्ट को कंट्रोल कर रहा है, छोटा सा एरिया एल्बो को, छोटा सा एरिया शोल्डर को, फिर ट्रंक को, हिप को, नी को, टोज को और आपके पाँव को। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं कि पूरा जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है उसमें ज़्यादातर न्यूरॉन्स जो है वो हैंड और फेस वगैरह को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। तो वजह क्या है? क्योंकि हैंड और फेस की मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, हर मूवमेंट के लिए फ़र्क न्यूरॉन्स होंगे, इसलिए जिन एरियाज़ की मूवमेंट ज़्यादा होती हैं उन एरियाज़ के लिए ब्रेन में ज़्यादा जगह मौजूद है, और जिनकी मूवमेंट थोड़ी होती है उनके लिए ब्रेन में थोड़ी जगह मौजूद है। सही होगी बात। तो यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। हमारे पास प्री मोटर एरिया, ये प्री मोटर एरिया जो है वो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के सामने मौजूद होता है। सही होगी बात। अब ये दोनों वैसे तो सामने मौजूद होते हैं, लेकिन अगर आप डिवीजन देखें तो ये था ना हमारे पास प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। अब इस प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के सामने नीचे वाली जगह पे आपके पास प्री मोटर एरिया मौजूद होता है, और ये टॉप पे हमारे पास होता है सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अगर आप प्री मोटर एरिया की बाउंड्री को देखें तो हम कहेंगे इन्फीरियरली सिल्वियन फिशर आता है, इसके इन्फीरियरली कह लो या लेटरली कह लो, क्योंकि ये लेटर आहिस्ता आहिस्ता हम सुपीरियर और मीडियली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं जी इन्फीरियरली इसके सिल्वियन फिशर आएगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते तकरीबन ये इस लॉन्गिट्यूडनल फिशर, ये जो अंदर घुसा हुआ होता है लॉन्गिट्यूडनल फिशर, तकरीबन ये लॉन्गिट्यूडनल फिशर तक एक्सटेंड हो रहा होता है। ये होता है हमारे पास प्री मोटर कॉर्टेक्स या प्री मोटर एरिया। सही होगी बात। अच्छा, जैसे प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, बॉडी के मुख्तलिफ जगहों के लिए ब्रेन की मुख्तलिफ जगह थी, वेरी सिमिलरली प्री मोटर एरिया में भी बॉडी की मुख्तलिफ जगहों के लिए मुख्तलिफ जगह होंगी, यानी कि यहाँ पे पूरी एक टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, और इसकी टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से सिमिलर होती है। जैसे प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में माउथ, फिर फेस, फिर हैंड, यानी कि बॉडी में ऊपर से नीचे आते चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे से ऊपर आते चले जा रहे हैं। बॉडी में सबसे ऊपर माउथ होता है, ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये हैंड वगैरह आते हैं, फिर उसके बाद ट्रंक आता है, फिर उसके बाद लेग्स आती हैं। ठीक, ब्रेन में क्या है? सबसे नीचे वाला एरिया माउथ को कंट्रोल कर रहा है, ये देखो, उसके ऊपर ब्रेन को कंट्रोल किया जा रहा है, फिर उससे ऊपर वाला एरिया हैंड को कंट्रोल कर रहा है, फिर उससे ऊपर वाला एरिया आर्म को कंट्रोल कर रहा है। ठीक, तो प्री मोटर एरिया में भी ऐसे ही होता है, सबसे नीचे वाला माउथ को, फिर फेस को, फिर करते करते लेग्स तक अल्टीमेटली पहुंचे होते हैं। तो यहाँ इसकी भी टोपोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सिमिलर है, लेकिन हमने ये देखा है जो प्री मोटर कॉर्टेक्स है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होता है। प्राइमरी मोटर एरिया ज़्यादा सिंपल मूवमेंट, मतलब जो मूवमेंट सिर्फ एक जगह को ही इफेक्ट कर रही है, सिर्फ एक उंगली को कर रही है, उनमें तो ये इन्वॉल्व है। लेकिन एक बंदा बॉक्सिंग कर रहा है,
पूरा उसका आर्म मूव कर रहा है, उस हिसाब से उसकी बॉडी भी मूव कर रही है। जो इस तरह के मूवमेंट्स है ना, वो प्री मोटर एरिया कंट्रोल कर रहा होता है। तो प्री मोटर एरिया कैसे इतनी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है? बेसिकली होता ये है, प्लानिंग करने के लिए होता ये है कि जो प्री मोटर एरिया होता है, इस प्री मोटर एरिया का एंटीरियर पोर्शन, ये प्री मोटर एरिया है ना, इसका ये एंटीरियर पोर्शन है, ये इसका पोस्टीरियर पोर्शन है, पोस्टीरियर पोर्शन के साथ प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होती है। अच्छा, इसका एंटीरियर पोर्शन जो होता है ना, ये पूरी एक मोटर इमेज बनाता है, यानी पूरा इमेजिन करता है कि यार ये बंदा है, ये अगर इसकी बॉक्सिंग कर रहा है तो अगली टांग इस जगह पे होनी चाहिए, पिछली टांग इस जगह पे होनी चाहिए, पूरी एक इमेज बना लेता है बॉडी की, ठीक है। और फिर उस इमेज के हिसाब से पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ प्री मोटर कॉर्टेक्स बॉडी को मूव करवाता है, शोल्डर को, टांगों को, पूरी पोजीशन वगैरह बनाता है। सही होगी बात? जब पूरी पोजीशन वगैरह बना लेता है, फिर वो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से कहता है कि लो भाई अब तुम मुक्का मार लो, अब हमने बाकी पूरी बॉडी को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। तो फाइनली फिर हमारे पास सिग्नल चले जाते हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के पास, या डायरेक्टली चले जाते हैं या वो थैलेमस के थ्रू होते हुए सिग्नल आगे प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स तक जाते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट में प्री मोटर एरिया कैसे इन्वॉल्व हुआ? पहले हमने पूरी एक मोटर इमेज बनाई एंटीरियर पोर्शन में, और फिर पोस्टीरियर पोर्शन ने उसके हिसाब से मूवमेंट्स की हैं। फिर हमने प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से कहा कि लो भाई अब तुम काम कर लो, ठीक है। एक तो हमने देख लिया प्री मोटर कॉर्टेक्स इज इन्वॉल्वड इन द मोटर इमेज। दूसरा, ये हमारे पास इसमें कुछ मिरर न्यूरॉन्स भी होते हैं। ये मिरर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? जब हम किसी को काम करता देखते हैं ना, और फिर उसकी नकल करनी होती है, उसमें ये मिरर न्यूरॉन्स काम आते हैं। सही की बात, आपको कहते हैं यार देखो मैं आपको बेटा करके दिखाता हूँ, तो जैसे मैं करूँगा ना वैसे ही आपने करना है। सही की बात? तो वहाँ पे हमारे पास ये मिरर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं कि हम एक चीज़ को देखते हैं और फिर हम वैसा ही काम करते हैं। सही की बात? तो बेसिकली अगर आप देखो तो मिरर न्यूरॉन्स में तो यही हो रहा है ना कि आप एक इमेज देख रहे हो, बंदे को देख रहे हो कि यार इसने किस तरह काम किया, और फिर उसके मुताबिक आपने प्लानिंग करके खुद भी वही वाला काम किया। ठीक है बात? तो प्री मोटर एरिया दोनों सूरतों में प्लानिंग ही कर रहा है। या तो मोटर इमेज उसने खुद बनाई कि अगर मैंने मुक्का मारना है, टांग का होना चाहिए, ये फलानी जगह होना चाहिए, फलानी जगह होना चाहिए, एक मोटर इमेज देख के उसके हिसाब से काम किया, या किसी इंसान को काम करते देखा, उसकी इमेज देखी और उसकी इमेज के हिसाब से पूरी मूवमेंट्स वगैरह करना शुरू कर दी। सही होगी बात? तो आप कह देते हो कि लर्निंग में या किसी को काम करते देखे और उस काम को सीखने में बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारे प्री मोटर एरिया का। हमारे पास सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, इसकी भी एक पूरी टोपोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के लिए इसके पास मुख्तलिफ एरिया होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं। लोकेशन देखी जाए तो ये ज़्यादातर लॉन्गिट्यूडनल फिशर के अंदर होती है। ये था हमारे पास, ये हमारे पास फ्रंटल कॉर्टेक्स था, ये पीछे हमारे पैरेटल कॉर्टेक्स था, फ्रंटल कॉर्टेक्स का ये सुपीरियर वाला पोर्शन है। अब वो कह रहे हैं इन द लॉन्गिट्यूडनल इट लाइज मेनली इन द लॉन्गिट्यूडनल फिशर, यानी ज़्यादातर पोर्शन इसका इस लॉन्गिट्यूडनल फिशर के अंदर होता है, ये वाला एरिया लॉन्गिट्यूडनल फिशर के अंदर, और थोड़ा सा ये फ्रंटल कॉर्टेक्स का जो सुपीरियर पोर्शन है उस पर भी आ रहा होता है। तो यहाँ पे यूं आगे पास हो गया सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, ज़्यादातर लॉन्गिट्यूडनल फिशर के अंदर है और थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि ये इधर आ रहा है। सही की बात? तो ये लोकेशन होगी हमारे पास सप्लीमेंट्री मोटर एरिया की। फंक्शन क्या होता है इसका? ये बेसिकली आपकी बायलेटरल मूवमेंट्स में ज़्यादा रोल प्ले कर रहा होता है, यानी कि जिस तरह जब आप बॉक्सिंग कर रहे हैं, दोनों हाथों को मूव कर रहे होते हैं, उसमें हेल्प कर रहा है, या क्लाइंबिंग कर रहे हैं उसमें हेल्प कर रहा है। अब देखें हमारी बॉडी की जो बायलेटरल मूवमेंट्स होती है ना, वो ज़्यादा आसान होती हैं, वरना दूसरी मूवमेंट्स तो बहुत, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि दोनों हाथों को घुमाएं, दोनों उंगलियों को, आप बड़े आराम से घुमा लेंगे। दोनों उंगलियों को आगे पीछे मूव करें, आप बड़े आराम से कर लेंगे। लेकिन अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई एक उंगली को घुमाते जाना है और एक उंगली को स्ट्रेट लाइन में मूव करना है, ठीक है, तो आप ट्राई करके देख लें, आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये वाली उंगली भी थोड़ी बहुत साइड में जाना शुरू हो जाएगी और ये वाली उंगली भी थोड़ी बहुत आगे पीछे होना शुरू हो जाएगी। ठीक होगी ना बात? तो सप्लीमेंट्री मोटर एरिया बायलेटरल मूवमेंट में रोल प्ले करता है। उसके अलावा बता रहे हैं जिस तरह अब बायलेटरल मूवमेंट, अगर आप खड़े हुए हो तो दोनों टांगों के मसल्स आके कॉन्ट्रैक्ट हुए, इसीलिए खड़े हुए हो ना, तो इस तरह की पोजिशनल मूवमेंट्स में रोल प्ले करेगा। फिक्सेशन मूवमेंट्स, आपकी आंख किसी, दोनों आंखें एक जगह पे जा रही हैं या एक आंखें एक जगह पे घूर रही हैं, इस तरह की चीज़ों में रोल प्ले करता है। फाइनल मोटर कंट्रोल ऑफ द आर्म, तो ये जो चीज़ें आपके पास बेसिकली इनमें आपके पास सप्लीमेंट्री मोटर एरिया रोल प्ले कर रहा होता है। तो एक होगा आपके पास प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, जिसके पास सबसे बड़ी टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, जो कि बिल्कुल प्री सेंटर सर्कल के सामने था। ये एक ग्रुप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्ट करवा के मूवमेंट्स कॉज करवाता है। फिर आता है हमारे पास प्री मोटर एरिया, जो कि प्लानिंग करता है, मोटर इमेज बनाता है और उसके हिसाब से कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स करवाता है। और दूसरा ये मिरर न्यूरॉन्स की मदद से किसी की नकल उतारनी हो, किसी को स्किल सीखना हो, उसमें भी रोल प्ले करता है। और फिर आता है सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, जो कि हमने देखा कि बायलेटरल मूवमेंट में रोल प्ले करता है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ मोटर कंट्रोल फाउंड इन ह्यूमन मोटर कॉर्टेक्स। अब बेसिकली ये जो आपके पास प्री मोटर एरिया है और सप्लीमेंट्री मोटर एरिया है, इसकी हम एक और तरह की डिवीजन करने लगे हैं ये वाले एरियाज, लेकिन एक और तरह की डिवीजन करने लगे। जिस तरह मिसाल के तौर पे हमने कहा था, ये आगे सेंट्रल सर्कस, ये सेंट्रल सर्कस के सामने क्या है जी, प्राइमरी मोटर एरिया। ठीक है, ये हो गया प्री मोटर कॉर्टेक्स, ये हो गया हमारे पास सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। ठीक हो गया, या प्री मोटर एरिया और सप्लीमेंट्री मोटर एरिया।
अब हम कहते हैं ये तो हो गई एक तरह की डिवीजन। हमें एक और तरह की डिवीजन मिली है, वो क्या कि अच्छा एक बात आपको याद होगी, आपको याद है टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने क्या कहा था, इंसान की बॉडी के जितने ऊपर वाले पोर्शन होते हैं ना वो ब्रेन में उतने नीचे रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। ये वाला पोर्शन में सकते हैं माउथ कंट्रोल, फिर इसी तरह से हेड होगा, फिर इसी तरह से करते करते हैंड आ जाएंगे, फिर हैंड से ऊपर करते करते इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो हमने देखा कि यार इस वाले एरिया को ना हम एक अलग नाम देते हैं, इस वाले एरिया को एक अलग नाम देते हैं, इस वाले एरिया को एक अलग नाम देते हैं, इस वाले एरिया को एक अलग नाम देते हैं। ठीक है, अब हम प्री मोटर और सप्लीमेंट्री मोटर से आज़ाद होकर फ़र्क एरियाज़ को चेक कर रहे हैं। ठीक है वही वाले रीजन्स, सही। यानी आप कह सकते हो कि ये जो, अब मैं आपको पहले तो एरिया का नाम बताते हैं ना। सबसे पहले आता है हमारे पास ब्रोकाज एरिया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने शो किया हुआ है। ये तो हो गया ना आपके पास सेंट्रल सर्कस, इसके सामने ये आ गया प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, ये आपके पास एरिया है प्री मोटर एरिया, और फिर ऊपर आगे पास है सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। इस प्री मोटर एरिया में एक एरिया है ब्रोकाज एरिया जो कि वर्ड फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ मिसाल के तौर पे ये है हमारे पास ब्रोकाज एरिया। तो ये वाले जो न्यूरॉन्स होंगे ये प्री मोटर कॉर्टेक्स का भी हिस्सा है और ब्रोकाज एरिया का भी हिस्सा है। तो कोई इसमें ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है, इसमें समझने में आई होप सो कि कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अभी जो ब्रोकाज एरिया होता है ये स्पीच एरिया है, इंसान को अल्फाज बनाने में हेल्प करता है ये एरिया। ठीक हो के बाद अगर ये एरिया ख़राब हो जाए तो इंसान प्रॉपर वर्ड्स नहीं बना पाता, ऐसे ही बस कोई इस तरह करके बोलेगा, या वो सिर्फ कुछ छोटा मोटा वर्ड कभी निकल गया तो निकल गया, जैसे कोई नो निकल गया या यस निकल गया या आउच निकल गया, या बस इस तरह के वर्ड्स निकल सकते हैं, वरना प्रॉपर वो नहीं बोल पाता। सही की बात। लोकेशन इसकी क्या होती है जाने वाली, इमीडिएटली एंटीरियर टू प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के बिल्कुल सामने। ठीक हो की बात। एंड इमीडिएटली अबव द सिल्वियन फिशर, ये जो सिल्वियन फिशर गुजरा है सिल्वियन फिशर के बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल ठीक हो गई बात। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के बिल्कुल सामने, सिल्वियन फिशर के बिल्कुल ऊपर, ये हो गया हमारे पास ब्रोकाज एरिया। ठीक है, फिर गवर्नमेंट बता रहे हैं कि अ क्लोजली एसोसिएटेड कॉर्टिकल एरिया आल्सो कॉल्ड अप्रोप्रिएट रेस्पिरेटरी फंक्शन। अब आपकी जो स्पीच है ना, स्पीच के लिए रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करना पड़ता है। क्यों, आप देखें जब भी आप बोल रहे होते हैं ना उस वक्त हम एयर को एक्सहेल कर रहे हैं, हवा को बाहर निकाल रहे होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि हवा को इनटेक करते हुए, इनहेल करते हुए आप बोलना शुरू कर दें। अगर वो बोलेंगे ना तो बड़ा अजीब सा, जैसे मैं अभी आपको बोल के दिखाता हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इनहेल करते हुए बड़ा अजीब सा बोला जाता है। सही बात। तो इसका मतलब है कि हमने कब बोलना है, जो भी हमारी स्पीच हो रही है हम अपनी लंग्स को या हमारी वोकल कॉर्ड्स भी उसी हिसाब से काम कर रही हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी उस हिसाब से काम करवा रहे हैं। ऐसे ही है ना कि यार आपने बोलने के हिसाब से एडजस्ट होना है। आपको पता है जब हम बहुत हमें बोलते रहते हैं तो फिर एकदम सांस निकल जाए, ऐसा रुकते हैं, फिर दोबारा बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारी स्पीच और रेस्पिरेटरी सेंटर बड़े क्लोजली एसोसिएटेड है। सही, तो यही वर्ड फॉर्मेशन एरिया के साथ ही कॉर्टेक्स के वो एरिया जो कि हमारे रेस्पिरेशन को भी साथ कंट्रोल कर रहे थे ताकि हमारी स्पीच सही से रह सके। सही हो गई बात। तो ब्रोकाज एरिया का टोटल ओवरऑल फंक्शन समझ में आ गया। फिर ब्रोकाज एरिया से ऊपर एक और एरिया होता है हमारे पास जो कि वॉलंटरी आई मूवमेंट में रोल प्ले करता है। सही के बाद अब ये वॉलंटरी आई मूवमेंट है, ध्यान में रखिएगा। आई मूवमेंट्स हमारी दो तरह की होती है, एक वॉलंटरी होती है, एक इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है। वॉलंटरी मूवमेंट से आप आंखों को मूव करवाते हो, इधर मूव करवाया या उधर मूव करवाया। और इनवॉलंटरी होती है जब आपकी आंख एक ही जगह पे फोकस होती है। तो जो होता है ना वो जो कहते हैं इंसान के टिक टिकी बांध के देख रहा है बंदा, अब वो एक जगह पे देख रहा होता है, उसमें इंसान वॉलंटरी नहीं कुछ कर रहा होता। हाँ, जब आप ये बुक के एक हिस्से से अचानक सोचते कि मैंने यहाँ पे देखना है, ये आपका वॉलंटरी एक्शन है। सही की बात। तो ये जो वॉलंटरी आई मूवमेंट्स हैं वो आपके पास कंट्रोल कर रहा होता है ये वाला एरिया। अगर ये वाला एरिया सही से काम नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है आंख एक ही जगह देखना शुरू हो जाएगी, आंख को मूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आंखें एक ही जगह पे लॉक हो जाएंगी। सही की बात। एक जगह घूर रहे हैं तो बंदा बड़ी देर घूरता ही रहेगा, उसको सोचना पड़ेगा कि यार नहीं यार मैंने यहाँ पे नहीं देखना, मैंने यहाँ पे देखना है, क्योंकि ये एरिया बेचारे का खराब हो गया। उसके अलावा आईलिड्स की मूवमेंट को भी यही वॉलंटरी आई मूवमेंट फील्ड कंट्रोल कर रही होती है। फिर उससे थोड़ा ऊपर आ जाए तो हमारे पास आता है हेड रोटेशन एरिया। ये हेड रोटेशन एरिया क्या करता है, बेसिकली आई मूवमेंट के साथ हेड को मूव करवाता है। सही की बात। आपको पता है जब हमने किसी तरफ देखना होता है तो ना सिर्फ आंखों के डेले उस तरफ जाते हैं बल्कि पूरी खोपड़ी भी उस तरफ घूम जाती है हमारी। सही हो गई बात। और फिर उससे भी ऊपर आता है हमारे पास हैंड स्किल मूवमेंट का एरिया। ये वाला एरिया हमारे पास जो हाथों की कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स हैं, जिस तरह सकते राइटिंग होगी या इस तरह की मूवमेंट्स हैं, उनमें रोल प्ले कर रहा होता है। अगर ये एरिया काम नहीं करेगा तो ऐसे इस पेशेंट को कहते हैं मोटर एप्रेक्सिया हो गया है। इसकी हाथ की मूवमेंट्स होती हैं वो अनकोऑर्डिनेटेड होती है, या आप कहते हैं कि ये हाथ की सारी स्किलफुल मूवमेंट्स नहीं कर सकते। अगर एक मोटर एप्रेक्सिया का पेशेंट देखे ना तो वो कुछ मूवमेंट्स कर पाता है, कुछ मूवमेंट्स नहीं कर पाता। ठीक है, जैसे डॉक्टर्स को कहते हैं कि यार आप हाथ ऐसे बनाओ जिस तरह स्पून से खाना खा रहे हो, तो वो स्पून से इस तरह खाना खा लेता है। फिर वो कहता है अच्छा आप हाथ इस तरह से बनाओ जिस तरह आप लिख रहे हो, वो ऐसे करके कर लेते हैं। हम कहते हैं ये भी ठीक है। फिर कहते हैं अच्छा आप हाथ इस तरह से बनाओ जिस तरह आप किसी को रोक रहे हो,
अब असली तौर पे उसको यूं करना चाहिए कि भी स्टॉप, लेकिन वो सोचता रहता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं डॉक्टर साहब मैं हाथ इस तरह तो नहीं कर पा रहा। सही होगी बात। तो ये होता है बेसिकली मोटर एप्रैक्सिया, जिसमें कुछ मूवमेंट्स तो चलो हो रही है लेकिन हाथ की सारी स्किल मूवमेंट्स नहीं हो रही होती हमारे पास। ऑलराइट, ये तो हमने कॉर्टेक्स के मुख्तलिफ एरियाज, मोटर कॉर्टेक्स के मुख्तलिफ एरियाज को स्टडी कर लिया। देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स, यानी मोटर कॉर्टेक्स से सिग्नल जो मसल तक पहुंचते हैं उसकी ट्रांसमिशन। ये बात हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ही देख चुके हैं कि जो कॉर्टेक्स होता है वो या तो सिग्नल को भेजता है लोअर ब्रेन एरियाज तक, यानी पॉन्स के पास भेज दिया, मिड ब्रेन के पास भेजा, सेरेबेलम के पास भेज दिया, और फिर ये एरियाज फर्दर आगे नर्व्स को भेजते हैं मसल तक, या फिर ये डायरेक्टली ही स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मसल तक पैगाम को पहुंचाएगा। ठीक है कि बात। तो ये वाली बात उन्होंने यहाँ पर डिस्कस की है कि या तो वो सेरेबेलम, बेसल गैंग्लिया और इन चीजों के थ्रू भेजेगा या डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड में भेजेगा। अब जो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड में जा रहे हैं तो कोई ना कोई आपके पास फाइबर्स तो होंगे ना जो कि कॉर्टेक्स स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे, उनको हम ना देते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। याद रखिएगा ट्रैक्ट क्या होता है। ट्रैक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स, बहुत सारे नर्व फाइबर मिलकर एक ट्रैक्ट कहलाते हैं। कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सही के बाद अगर आपके कहीं और बॉडी में कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स है तो उसको हम एक नर्व कहते हैं। जिस तरह आप कहते हो जी पेल्विक नर्व हो गई या कोई भी आगे बॉडी की नर्व हो गई, तो वो आगे पास नर्व फाइबर्स की कलेक्शन होती है आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कोई नर्व फाइबर्स की कलेक्शन होगी तो फिर हम उसको ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक हो की बात। तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट नाम से जाहिर है कॉर्टेक्स से फाइबर्स ओरिजिनेट होंगे और पहुंचेंगे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। सही हो गया। अच्छा, अब कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के फाइबर्स ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं, ब्रेन के कौन से पोर्शन से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो मुख्तलिफ पोर्शन से आ रहे होते हैं। 30% ऑफ द फाइबर्स इस प्राइमरी मोटर एरिया से आते हैं, 30% ऑफ द फाइबर्स प्री मोटर और सप्लीमेंट्री मोटर एरिया से आते हैं। सही होगी बात। और बाकी के जो 40% फाइबर्स हैं वो सोमैटो सेंसरी एरिया से आते हैं, वो एरिया जो कि सेंट्रल सर्कस के पीछे था, पोस्ट सेंट्रल गायरस जो था, सोमैटो सेंसरी एरिया, वहां से 40% फाइबर्स आते हैं। सही होगी बात। ये वाइवा में भी पूछ लेते हैं कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की ओरिजिनेट कहाँ कहाँ से हो रहा होता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। ऑल राइट जी। 30% प्राइमरी मोटर एरिया, 30% प्री मोटर और सप्लीमेंट्री मोटर एरिया और 40% सोमैटोसेंसरी एरिया से। यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद ये आगे जनाब नीचे हमारे पास मुख्तलिफ स्ट्रक्चर से पास होते चले जाएंगे, मिड ब्रेन में जाएंगे, फिर पॉन्स में जाएंगे। पॉन्स में भी सामने वाली साइड पर जो उभार होता है वो इन्हीं की वजह से होता है। मेडुला में खास तौर पर स्ट्रक्चर होते हैं और जिसको आप कह रहे होते हो पिरामिड्स। जिस तरह के ये आपको मैं अगर दिखाऊँ, आई होप सो डायग्राम नजर आ रही होगी आपको। ये देखिएगा, ये हमारे पास ये पॉन्स है, ये मिड ब्रेन है, ये मेडुला ऑब्लिगोंटा है। अब इस मेडुला ऑब्लिगोंटा में सामने दो भार नजर आ रहे हैं, ये है हमारे पास पिरामिड्स। ठीक है, तो ये पिरामिड्स बेसिकली इन्हीं कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स की वजह से बन रहे होती हैं। राइट साइड के हेमिस्फीयर से आ रहे हैं वो राइट साइड का पिरामिड बना रहे होंगे, और लेफ्ट साइड के हेमिस्फीयर से आ रहे होंगे वो लेफ्ट साइड का पिरामिड बना रहे होंगे। समझ में आ गई बात। तो पिरामिड से क्रॉस होने के बाद मेडुला ऑब्लिगोंटा के अंदर ही ये वाले फाइबर्स डीक्यूसेट करते हैं, यानी इस साइड के फाइबर दूसरे पे चले जाते हैं और इस साइड के फाइबर इस साइड पे आते हैं, क्रॉस करते हैं, डीक्यूसेट करते हैं। सही होगी बात। तो ये आप देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पे शो भी किया हुआ है डीक्यूसेशन ऑफ पिरामिड्स। ये जो जगह आपको नजर आ रही है ये मिली हुई है। ठीक है, ये बेसिकली डीक्यूसेशन की वजह से मिली हुई है। तो मेडुला ऑब्लिगोंटा के अंदर फाइबर्स डीक्यूसेट कर जाते हैं। यहाँ पे भी आप डायग्राम में देख सकते हैं कि उन्होंने ये शो किया हुआ है कि देखें फाइबर्स जो है वो डीक्यूसेट कर गए। ज्यादातर फाइबर्स जो होते हैं वो डीक्यूसेट कर जाते हैं, बहुत चंद फाइबर्स होते हैं जो कि डीक्यूसेट नहीं करते। जैसे कि अगर आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा हो, ये एक फाइबर ने शो किया हुआ है कि ये सीधा अपनी साइड पे आ गया, और ये वाला एक फाइबर भी सीधा अपनी साइड पे ही आ गया। सही की बात। अब जब फाइबर्स डीक्यूसेट कर गए तो डीक्यूसेट करने के बाद ये स्पाइनल कॉर्ड में लेटरल फाइबर हमारे पास डीक्यूसेट कर गए हैं। ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में कौन से वाले पोर्शन में होते हैं, तो हम उसके लिए स्पाइनल कॉर्ड को देख लेते हैं। ये ना हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड, इसमें से ये वाला जो पोर्शन है ये तो आपको पता है ये सिर्फ सेंसरी इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, इसमें कोई मोटर इन्फॉर्मेशन के न्यूरॉन्स होते ही नहीं है। सही की बात। यानी ये वाला पोर्शन सिर्फ बॉडी से सिग्नल्स को ऊपर लेके जाता है, ऊपर से सिग्नल्स को नीचे लेके आता है। पीछे रह गया आपके पास लेटरल पोर्शन और एंटीरियर पोर्शन। सही की बात। अब ये जो लेटरल और एंटीरियर पोर्शन है ना कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के, वो फाइबर्स जो डीक्यूसेट कर गए हैं वो यहाँ पे होते हैं। लेकिन लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट कह लो आप, सॉरी स्पाइनोथैलेमिक कह रहा हूँ, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कह लो, और वो वाले फाइबर्स जो डीक्यूसेट नहीं किए थे, जो अपनी साइड पे ही रहे थे, ये वाले, ये जो एक फाइबर आप देख रहे हैं अपनी साइड पे रहा है, ये डीक्यूसेट ना करने वाले फाइबर्स एंटीरियर पोर्शन पे रहते हैं। इसको आप एंटीरियर भी कह सकते हो, आप इसको वेंट्रल भी कह सकते हो। तो वो फाइबर्स जो कि डीक्यूसेट नहीं किए थे वो स्पाइनल कॉर्ड में एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में या वेंट्रल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में रहते हैं। ठीक होगी बात। तो मेजॉरिटी ऑफ द न्यूरॉन्स जो हैं वो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में चले गए, और चंद एक फाइबर्स
वेंट्रल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक में चले गए। ये अलग बात है कि जो वेंट्रल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक वाले फाइबर्स हैं ये भी, इनमें से भी ज़्यादातर जो है ना वो अल्टीमेटली डिकोशिएट कर जाते हैं। सही होगी बात। जिस वक्त उन्होंने काम करना होता है उस जगह पे वो डिकोशिएट कर जाते हैं। काम क्या करना होता है बेसिकली, तेरे बात है मोटर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करना होता है। अच्छा ये भी देखिएगा, ये है हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स, ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड है, इसका एक क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ पे शो कर दिया, एक क्रॉस सेक्शन मैंने यहाँ पे शो कर दिया। ये है हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स जो आगे जाके किसी न किसी मसल को एक्टिवेट करेंगे। सही होगी बात। अब यहाँ से आने वाले जो फाइबर्स हैं, यानी कि ये फाइबर्स आ रहे हैं ना, बहुत सारे फाइबर्स आ रहे हैं आपके पास कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के, ये या तो किसी रिले न्यूरॉन पे लगते हैं। रिले न्यूरॉन का मतलब है ऐसा न्यूरॉन जो कि आगे मैसेज को ले जाएगा मोटर न्यूरॉन तक, ठीक है, या फिर ये डायरेक्टली खुद ही मोटर न्यूरॉन पे जाके अटैच हो जाते हैं। ज़्यादातर रिले न्यूरॉन पे ही लगते हैं, चंद एक होते हैं जो कि डायरेक्टली खुद ब खुद अटैच हो जाते हैं। सही होगी बात। तो ये हमारे जितने भी लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के आ रहे थे कि ज़्यादातर रिले न्यूरॉन को थ्रू मोटर न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं और कुछ डायरेक्टली भी एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये वाली बात हो गई। अ फ्यू टर्मिनेट ऑन द सेंसरी रिले न्यूरॉन इन द डोर्सल एंड अ वेरी फ्यू टर्मिनेट डायरेक्टली ऑन द एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स। ठीक होगी बात। दैट कॉज द मसल कॉन्ट्रैक्शन। इनको एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें स्पाइनल कॉर्ड में ये एंटीरियर वाले पोर्शन से निकल रहे हैं। ऑलराइट जी। अच्छा जी, इस पूरे कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक में सबसे जो तगड़े किस्म के, सबसे जो इंप्रेसिव किस्म के फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास बहुत बड़े बड़े सेल्स से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। ठीक है, उन सेल्स को हम कहते हैं पिरामिडल सेल्स, ठीक है, या बेट सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये जो पिरामिडल सेल्स हैं या बेट सेल्स हैं ये हमारे पास पाए जाते हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में। अब आपको याद होगा जो हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है इसके 30% फाइबर्स प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से आ रहे थे। ठीक है, उस प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में बहुत बड़े बड़े सेल्स मौजूद हैं जिनको हम कहते हैं बेट सेल्स। इन सेल्स के बहुत बड़े बड़े सेल्स होते हैं, इनसे निकलने वाले फाइबर्स भी काफ़ी मोटे मोटे फाइबर्स होते हैं। ये बड़े बड़े देखो ना, ये बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स जिनसे ये आगे फाइबर आ रहे थे और दरम्यान में बड़ा सा आ गया बेट सेल। तो बेट सेल से आने वाला फाइबर भी काफ़ी मोटा सा होता है और उस फाइबर के इर्द गिर्द माइलिन शीट भी काफ़ी तगड़ी किस्म की होती है। तो इन फाइबर्स के अंदर जो ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल है वो बहुत ही रैपिड होती है, सबसे फास्ट होती है। सही होगी बात। ऑल्दो अगर आप टोटल फाइबर्स को गिनती करेंगे उन टोटल फाइबर्स में से ये बेड सेल्स वाले फाइबर्स की तादाद थोड़ी ही होगी, लेकिन चूंकि ये इतने को तगड़े किस्म के हैं इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। वो बता रहे हैं कि हर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के अंदर तकरीबन 34,000 ये वाले लार्ज बेड सेल्स होते हैं, लेकिन वैसे टोटल फाइबर कितने होते हैं वो को तकरीबन मिलियन के करीब होते हैं। ठीक है, तो मिलियन फाइबर्स में से ये 34,000 तो सिर्फ कुछ 3% ही बने ना, लेकिन ये थोड़े होने के बावजूद भी चूंकि इनका डायमीटर बहुत ज़्यादा है, ये बहुत जाइंट सेल्स से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस है। ये बेड सेल्स वगैरह भी जो है ना ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम सॉरी कि अगर आपको ये नजर ही नहीं आ रहा था। यहाँ तक हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अदर फाइबर पाथवेज फ्रॉम द मोटर कॉर्टेक्स। एक तो हमने देख लिया ना मोटर कॉर्टेक्स डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मैसेज को किस तरह से भेजता है। अब हमने ये भी देखना है कि मोटर कॉर्टेक्स ब्रेन के दूसरे एरियाज तक क्या क्या मैसेजेस भेज रहा होता है। पहली चीज, शार्पनिंग के लिए ये साइडों पे सिग्नल्स को भेजता है। ये साइडों पे सिग्नल्स को भेजने वाली क्या थ्योरी है बेसिकली, ये देखो, ये आपके पास एक फाइबर है जिसमें आपके पास कोई बेड सेल्स है। मिसाल के तौर पे इस बेड सेल ने एक तगड़ा सा सिग्नल भेज दिया किसी भी मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। सही है, अब छोटे छोटे और फाइबर्स ना इर्द गिर्द के फाइबर्स को इनहिबिट करते हैं, इधर वाले फाइबर्स को भी इनहिबिट करते हैं। सही हो के बाद तो एक तो आप कह सकते हो कॉर्टेक्स से फाइबर्स जा रहे हैं जो कि साथ वाले फाइबर्स को इनहिबिट कर रहे हैं। कॉर्टेक्स से आने वाले साथ वाले फाइबर्स को इनहिबिट कर रहे हैं। इनको क्यों इनहिबिट करते हैं? क्योंकि हमने जिस पर्टिकुलर एरिया, मिसाल के तौर पर इस बेड सेल से आया था कि यार इस उंगली को कॉन्ट्रैक्ट करवा दो, तो हम ये चाहते हैं कि सिर्फ यही उंगली जो प्रिसाइज मूवमेंट हम चाहते हैं वही प्रिसाइज मूवमेंट हो। ऐसा ना हो कि करंट जो है वो इधर भी फैल जाए और इस उंगली के साथ ये साथ वाली उंगलियां भी थोड़ी बहुत मूव कर जाए। समझा? यानी कि जिस पर्टिकुलर जगह पे मूवमेंट करवानी थी उसके साथ दूसरी मूवमेंट्स ना हो जाए, तो इसलिए हम साथ वाली जगह को इनहिबिट करते हैं। और ये जो इनहिबिट करते हैं इसको हम कहते हैं शार्पनिंग, यानी कि हम सिग्नल को शार्प इसी जगह पे रख रहे हैं, साइडों वाली जगह को हम खराब करते चले जा रहे हैं। जब छुरी को हमने तेज करना होता है तो क्या करते हैं, वो उसको रगड़ देना दोनों साइडों से ताकि कोई फालतू की चीज़ खत्म हो जाए, सिर्फ दरमियान वाला बारीक सा ब्लेड रह जाए। ठीक है, सिर्फ दरमियान वाले फाइबर्स रह जाए, वो मतलब दरमियान वाले फाइबर सिग्नल्स रह जाएं और इर्द गिर्द के सिग्नल्स जो हैं वो खराब हो जाएं, तो ये शार्पनिंग ऑफ द सिग्नल करते हैं। तो पहला हमने देखा कॉर्टेक्स से फाइबर्स निकलते हैं जो कि कोलेटरल्स होते हैं, जो कि साथ वाले फाइबर्स को इनहिबिट कर देते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास कॉर्टेक्स से फाइबर्स निकलते हैं जो कि कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटेनम में जाते हैं। ये कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटेनम जिसको बेसिकली लिम्बिक सिस्टम कह सकते हो, यहाँ पे क्यों जाते हैं, इनकी फर्दर आगे आपकी बॉडी में रोल्स हैं। ठीक है, यानी कि कॉर्टेक्स इनको एक्टिवेट कर देता है और फिर ये हमारी बॉडी के अंदर फर्दर जो पोस्टरल मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं उनमें रोल प्ले करते हैं।
सही होगी बात। यानी कि आपका जो पोस्चर है बॉडी का, उस पोस्चर को मेंटेन करने के लिए कॉर्टेक्स बजाते खुद सिग्नल मसल तक नहीं लेके जाता, बल्कि कॉर्टेक्स कॉर्डेट न्यूक्लियस और पोटामेन तक सिग्नल को पहुंचा देता है। ये खुद ही आगे पोस्चर को मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फाइबर्स फिर आगे स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, जाहिर सी बात है, ऑलराइट। उसके अलावा हमारा कॉर्टेक्स जो होता है वो रेड न्यूक्लियाई तक भी मैसेजेस को भेजता है। रेड न्यूक्लियाई तक मैसेज को भेजता है, फिर आगे रेड न्यूक्लियाई से मैसेजेस स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं विद द हेल्प ऑफ रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक हो के बाद इस रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट को आगे हम डिटेल से देखेंगे। ये काफी तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट से सिमिलर होता है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट का भाई ही होता है, इनफैक्ट इसका अल्टरनेट होता है। तो वो किस तरह से होता है उसको आगे जाके हम इंशाल्लाह पार्ट 2 की वीडियो में डिटेल से देखेंगे। तो ये हमने देख लिया जी, कॉर्टेक्स से फाइबर्स एक तो शार्पनिंग के लिए गए, कोलेटरल फाइबर्स, कॉर्टेक्स से फाइबर्स कॉर्डेट न्यूक्लियस और पोटामेन में गए, वहां से आगे स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं पोस्टल मूवमेंट्स के लिए। फिर कॉर्टेक्स फाइबर्स रेड न्यूक्लियाई में गए, ठीक है। ये रेड न्यूक्लियाई से फिर रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में गए ताकि वो मुख्तलिफ चीज़ों को कंट्रोल कर सके। उसके अलावा कॉर्टेक्स से न्यूक्लियाई आते हैं रेटिकुलर सब्सटेंस के अंदर और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के अंदर। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई बॉडी के इक्विलिब्रियम से ताल्लुक रखते हैं, और रेटिकुलर सब्सटेंस कह लो ब्रेन की एक्टिवेशन से या इन चीज़ों से ताल्लुक रखता है, ठीक हो की बात। अब ये जो आपके पास ये चीज़ें तो एनाटॉमी में है, अगर रेटिकुलर सब्सटेंस की लोकेशन करती है, बेसिकली आपके पास ये जो होता है ना, समझ लो ये मिड ब्रेन है, उसके बाद ये पॉन्स है, और फिर उसके बाद ये आपके पास मेडुला है, ठीक हो की बात। तो इन सब के दरमियान में ना हमारे पास यूं करके रेटिकुलर सब्सटेंस मौजूद होता है। आप कहते हैं ब्रेन स्टेम में रेटिकुलर सब्सटेंस मौजूद होता है। अब कॉर्टेक्स ने सिग्नल्स जो है वो रेटिकुलर सब्सटेंस को भेज दिए, और समझ लो यहाँ पे हमारे पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई हैं, तो कॉर्टेक्स ने सिग्नल्स वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई को भी भेज दिए हैं। अब रेटिकुलर सब्सटेंस वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से आगे सिग्नल्स कहाँ पे जाएंगे? यहाँ से सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड में भी जाते हैं, जिसको रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट कहेंगे, या वेस्टिबुलर न्यूक्लियस जाएगा तो कहेंगे वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट तो बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में रोल प्ले करेगा, हाँ भाई, सही हो की बात। उसके अलावा इन दोनों से सिग्नल्स हमारे पास सेरिबेलम में भी जाते हैं, यहाँ पीछे करके आपके पास लगा हुआ है सेरिबेलम, सही हो की बात। तो ये आपके पास वेस्टिबुलो सेरिबेलर ट्रैक्ट, रेटिकुलो सेरिबेलर ट्रैक्ट, यहाँ से सिग्नल सेरिबेलम में भी जा रहे हैं। सेरिबेलम बेसिकली हमारी आईएसआई होती है, वो जासूसी करती है कि बॉडी में क्या हो रहा है, मुझे पता होना चाहिए, हर चीज़ का पता होना चाहिए, पोस्चर के बारे में पता होना चाहिए, मूवमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सिग्नल भेज देते हैं कि वो तुम्हें बताऊँ अंदर की बात है, इस वक्त ना बॉडी का पोस्चर ये बनाया जा रहा है, इस वक्त ना बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जा रहा है, यहाँ से भी भाई पता है कि उस वक्त ना बॉडी में ये सिग्नल भेजे जा रहे हैं, ठीक है। तो यूं जासूसी करके सेरिबेलम तक हमारे पास सिग्नल पहुंच गए। तो हमने देखा कॉर्टेक्स से फाइबर्स जो है वो कहाँ तक जा रहे हैं, एक शार्पनिंग के लिए कोलेटरल फाइबर्स हैं, दूसरा कॉर्डेट न्यूक्लियस से पोटामेन फाइबर जा रहे हैं जो कि आगे स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, तीसरा रेड न्यूक्लियस में जाते हैं जो कि आगे स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, चौथा रेटिकुलर सब्सटेंस में और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में गए जो कि रेटिकुलर स्पाइनल और वेस्टिबुलर स्पाइनल के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में चले गए, और रेटिकुलर सेरिबेलर और वेस्टिबुलर सेरिबेलर के थ्रू सेरिबेलम को भी बातें बता देती हैं। नंबर 5 आगे पर आता है कॉर्टेक्स से फाइबर जाते हैं पोंटाइल न्यूक्लियाई के पास, पॉन्स के जो न्यूक्लियाई होते हैं उनके पास, और ये पॉन्स के न्यूक्लियाई भी सारी जासूसी कर देते हैं सेरिबेलम को, पोंटो सेरिबेलर फाइबर्स के थ्रू सारा कुछ सेरिबेलम को बताते हैं कि यार इस वक्त जो सेरिबेलर हेमिस्फीयर है ना वो ये काम करवाना चाहता है। अच्छा, ठीक होगी बात। उसके अलावा बता रहे हैं कि कुछ कोलेटरल्स हमारे पास कॉर्टेक्स से इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई में भी आते हैं। अब जो फाइबर्स इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई में आ रहे हैं इनकी भी जासूसी हो जाती है, ये भी सारे पैगाम जाकर सेरिबेलम को बताया था कि ओए सेरिबेलम तुम्हें पता है ये काम हो रहे हैं, ओए हाँ मैं तुम्हें अंदर की बात बता रहा हूँ, सारा कुछ ये कुछ हो रहा है, सही होगी बात। तो अगर आप एक बात नोटिस करें, हमने अभी तक 3 जगह पढ़ी हैं, कॉर्टेक्स ने तकरीबन 6 जगहों पर मैसेजेस को भेजा है, जिनमें से 3 ने स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेज दिया और टोटल 3 ने ही सेरिबेलम को मैसेज भेजा, सही होगी बात। स्पाइनल कॉर्ड को किसने भेजा था? कॉर्डेट न्यूक्लियस और पोटामेन ने स्पाइनल कॉर्ड को भेजा, रेड न्यूक्लियाई ने स्पाइनल कॉर्ड को भेजा, ठीक है, रूब्रोस्पाइनल के थ्रू, रेटिकुलोस्पाइनल और वेस्टिबुलोस्पाइनल इन्होंने भी स्पाइनल कॉर्ड को भी भेज दिया, ठीक। सेरिबेलम में कौन कौन होते हैं? दोबारा रेटिकुलो और वेस्टिबुलो स्पाइनल कॉर्ड में भी आ जाते हैं, सॉरी सेरिबेलम को कौन कौन भेजते हैं? दोबारा रेटिकुलो और वेस्टिबुलो, ये दोनों सेरिबेलम को भी भेजते हैं। आप देखते हैं रेटिकुलो सेरिबेलर ट्रैक्ट, वेस्टिबुलो सेरिबेलर ट्रैक्ट, पोंटाइन न्यूक्लियाई ये भी सेरिबेलम को भेजते हैं, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई ये भी सेरिबेलम को भेजते हैं, सही होगी बात। यहाँ तक हमारे पास बात कंप्लीट हो जाती है जी। उसके बाद अब हम देखते हैं कि कॉर्टेक्स के पास सिग्नल्स कहाँ से आते हैं। भाई कॉर्टेक्स को सिग्नल्स मिलेंगे, पता चलेगा क्या हो रहा है, उसी हिसाब से तो मूवमेंट्स करवाएगा, तो इसको पता कैसे चलता है? नंबर 1 सोमैटोसेंसरी एरिया का सब कॉर्टिकल पोर्शन। अब ये सब कॉर्टिकल पोर्शन वाली क्या साइंस होती है? बेसिकली देखो बात ये है, जो कॉर्टेक्स होता है ना वो तो आपके पास बिल्कुल बाउंड्री पे या पेरीफ्री पे आप कह लो कॉर्टेक्स होता है। अगर मैं आपको डायग्राम ये देखिएगा, ये हो गया आपके पास जो साइड पे आपको नजर आ रहा है डार्क सा, ये तो हो गया आपके पास कॉर्टेक्स।
ये जो दरमियान ये जो एरिया है ना, ये होता है आपके पास सब कॉर्टिकल पोर्शन। तो सब कॉर्टिकल पोर्शन से फाइबर जाते हैं कॉर्टेक्स के पास। नंबर एक तो हमने देख लिया कि तो ब्रेन के अंदर से सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं ना, पता चल रहा है। दूसरा वो बता रहे हैं कि फ्रंटल कॉर्टेक्स एंटीरियर टू द मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है, यानी कि जो मोटर कॉर्टेक्स के सामने ये वाला जो फ्रंटल कॉर्टेक्स का पोर्शन है, यहाँ से भी सिग्नल पहुंचते हैं मोटर कॉर्टेक्स तक कि यार आजकल बॉडी में ये हो रहा है, उसके हिसाब से देख लो, जो करना कर लो। सही हो की बात। और विजुअल और ऑडिटरी कॉर्टेक्स भी होते हैं हमारी बॉडी में। यहाँ पे बैक साइड पे आपको पता है ऑक्सीपिटल लोब होता है, तो ये आपके लिए विजुअल सारे सिग्नल्स, ये भी विजुअल सिग्नल्स को यहाँ तक पहुँचाएगा। ये तो आप ये सारा देख रहे हैं ब्रेन के अंदर अंदर ही सिग्नल कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। ऑडिटरी कॉर्टेक्स होते हैं, ऑडिटरी कॉर्टेक्स से भी सिग्नल ब्रेन के अंदर आते हैं। ठीक है के बाद दूसरी बात ये होती है जनाब वाली, एक ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक, कि अपने ही कॉर्टेक्स अपनी ही साइड से कुछ सिग्नल आ रहे हैं। दूसरा कई दफा होता है ऑपोजिट सेरेब्रल हेमिस्फीयर से भी सिग्नल आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप ये समझिएगा कि ये है ना, ये आपके पास लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दूसरी साइड का सेरेब्रल हेमिस्फीयर से भी मैसेजेस आ जाएंगे कि यार मुझे तो ये मालूमात मिली है, तुम देख लो तुमने उसके हिसाब से क्या करना है। तो ये आपके पास आपको पता है दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने के लिए दिमाग में कॉर्पस कैलोसम होता है, तो कॉर्पस कैलोसम को तो फाइबर जाएंगे यहाँ, तो इसको पास सेंसरी इन्फॉर्मेशन दूसरी साइड से भी आ रही है। सही होगी बात। बाकी जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास बॉडी से आ रही होती है, बॉडी की मुख्तलिफ जगहों से आ रही होती हैं, लोअर ब्रेन एरिया से आ रही होती हैं। और याद रखिएगा जहां से भी इंफॉर्मेशन ने कॉर्टेक्स तक आना है वो थैलेमस के थ्रू होते हुए ही आएगी। ठीक है, सिर्फ एक हेयरिंग के कुछ ऐसे सिग्नल होते हैं जो कि थैलेमस से हुए बगैर पहुंच जाते हैं, वरना बाकी सारे आई से आने वाले हो गए, बॉडी से आने वाले हो गए, सेंसरी हो गए, पेन सिग्नल हो गए, सारे थैलेमस के पास जाएंगे। पहले थैलेमस के किसी न किसी न्यूक्लियस से होते हुए ही आएंगे। सही है। तो पहले तो वो बता रहे हैं कि वेंट्रोबेजल कॉम्प्लेक्स होता है थैलेमस, जितनी भी आपके पास कुटेनियस टेक्टाइल सिग्नल्स होते हैं, मसल सिग्नल्स होते हैं पेरिफेरल बॉडी से कि यार मैं ये टच कर रहा हूँ, मसल खिंच रहा है, ये सारा कुछ थैलेमस के इस न्यूक्लियस से होते हुए कॉर्टेक्स तक पहुंच गए। सही होगी बात। फिर थैलेमस के वेंट्रोलेटरल और वेंट्रो एंटीरियर न्यूक्लियस से सिग्नल्स कॉर्टेक्स के पास आ रहे होते हैं। वो क्या चक्कर है बेसिकली सेरिबेलम से जितने सिग्नल्स जाना था, बेजल जाना से जितने सिग्नल्स जाना था, वो सारे सिग्नल्स थैलेमस के इन्हीं न्यूक्लियस से होते हुए सेरिब्रम तक आते हैं। ठीक है बात। फिर इंट्रालेमिनर न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस, ठीक है, थैलेमस का मिसाल के तौर पे अगर ये आपके पास है ना थैलेमस, वो जिसको इस तरह करके हम ड्रॉ करते हैं ऐसे वाई शेप, अब ये लेमिना के दरमियान में यहाँ पे कुछ न्यूक्लिया होते हैं। ठीक है, तो इंट्रालेमिनर न्यूक्लिया ऑफ द थैलेमस, यहाँ से मैसेजेस जा रहे हैं कॉर्टेक्स तक। सही के बाद। और इंट्रालेमिनर न्यूक्लिया के पास भी जारी सी बात है कहीं ना कहीं से आए होंगे, वो जो रेटिकुलर सब्सटेंस होता है वहाँ से एक्साइटेबिलिटी लेवल के आए होंगे, या कहीं ना कहीं से इनके पास भी फाइबर्स आए होंगे, तो ही आगे थैलेमस जा रहे हैं। लेकिन कॉर्टेक्स के पास फाइबर कहाँ से आ रहे हैं? थैलेमस से। ठीक है, थैलेमस के इंटरलेमिनर न्यूक्लियस से आ रहे हैं, थैलेमस के वेंट्रोबेजल कॉम्प्लेक्स से आ रहे हैं, थैलेमस के वेंट्रोलेटरल और वेंट्रो इंटीरियर न्यूक्लियस से आ रहे हैं, थैलेमस के मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं। सही के बाद तो ये बात हमने देख ली कि कॉर्टेक्स तक 5 जगहों से इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। एक तो अपने ही साइड के सब कॉर्टिकल रीजन से, दूसरा दूसरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर से, और फिर हमने देखा 3 तरह की इन्फॉर्मेशन जो कि थैलेमस के मुख्तलिफ न्यूक्लियस से होती हुई कॉर्टेक्स तक पहुंची होती है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।